नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज से आप लोगों के लिए यानी क्लास 12th की जो आपका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, उसके वही क्वेश्चंस जो 2024 यूपी बोर्ड में आने की अधिक से अधिक संभावना है, उन क्वेश्चंस को लेकर आ रहा हूँ, जिसमें आपके लिए पर डे मैं आपके लिए 2 से 3 क्वेश्चंस हर दिन शेयर करूंगा। ठीक है, जिसमें आप उन क्वेश्चन को अगर सही से तैयार करते हैं तो आप यूपी बोर्ड 2024 में अपने सब्जेक्ट केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी चीज को लेकर आज से शुरू करते हैं आपका ये नया रास्ता, जिस पर आपको चलकर अपने यूपी बोर्ड के लिए बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि आखिर झिल्ली किसे कहते हैं। क्योंकि इस चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे तो थोड़ा झिल्ली के बारे में भी जानकारी पढ़ने को मिलेगा, तो इसलिए आप यहाँ पे देख लें कि आखिर झिल्ली होती क्या है। झिल्ली किसे कहते हैं? तो किसी भी ठोस यानी किसी भी ठोस अथवा द्रव की सतह पर जो परत होती है, पतली परत को ही झिल्ली कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी ठोस अथवा द्रव की बहुत पतली परत को झिल्ली कहते हैं। ठीक है, अब झिल्ली कितने प्रकार की होती है? झिल्ली 3 प्रकार की होती है। ये 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, पारगम्य झिल्ली। पारगम्य झिल्ली वे झिल्ली जिनमें से विलयन के सभी कण, यानी 3 प्रकार की झिल्लियां होती हैं जिनमें से विलयन के कण एक ओर से दूसरी ओर पूर्णतः निकल जाते हैं, उन्हें पारगम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है, फिर आपकी आती है अपारगम्य झिल्ली। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो विलयन के कण हैं वो एक ओर से दूसरी ओर बिल्कुल नहीं निकलते, उसे कहते हैं अपारगम्य झिल्ली। ठीक है, अब आता है आपका अर्धपारगम्य झिल्ली। मेरे प्यारे बच्चों, ये इस प्रकार की झिल्ली होती है कि इसमें जो विलयन के कण है उसमें विलायक के कण तो निकल जाते हैं, उसमें विलायक के कण तो निकल जाते हैं, परंतु विलय के कण नहीं निकलते। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले ये 3 प्रकार की होती है पारगम्य झिल्ली। वे झिल्ली जिनमें से विलयन के सभी कण एक दूसरी ओर निकल जाते हैं, पारगम्य झिल्ली कहलाती है। अपारगम्य झिल्ली वे झिल्ली जिनमें से किसी भी प्रकार के विलयन के कण दूसरी ओर नहीं निकलते हैं, अपारगम्य झिल्ली कहलाती है। फिर है अर्धपारगम्य झिल्ली, वे झिल्ली जिसमें से केवल विलायक के अणु निकल पाते हैं, यानी जो विलायक है उसी के अणु निकलेंगे, बाकी विलय के अणु नहीं निकलेंगे, विलय के नहीं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। जैसे अंडे की झिल्ली, आपने अंडा देखा होगा, जब अंडे को उबालते हैं तो उबालने के बाद देखते होंगे आप कि उस पर एक झिल्ली होती है, उसे अंडे की झिल्ली कहते हैं। ठीक है, जैसे अंडे की झिल्ली, चर्मपत्र और कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली आदि, ये क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली के उदाहरण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लिखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन कि क्वेश्चन आज का पहला क्या है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका मोल प्रवाह या मोल अंश। तो किसी विलयन में उपस्थित विलय या विलायक के मोलों की जो संख्या होती है, विलय या मोलों की संख्या, विलय या विलायक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है उसे मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। दोबारा सुनो, किसी विलयन में उपस्थित विलय या विलायक के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। इसे x से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसके बाद विलय के मोल प्रभाज, मान लीजिए हमने XA बोल दिया कि जो विलय है वो क्या है? A है। तो अगर विलय A है तो विलय का जो मोल प्रभाज आएगा, विलय के मोल अपॉन
कुल मोल यानी n, ठीक है। n क्या है? विलय के मोलों की संख्या। कुल मोल क्या है? n प्लस स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ठीक है। ऐसे विलायक के मोलों के का मोल प्रवाह निकालेंगे तो XV जो है वो विलायक के मोल प्रवाह है, विलायक का मोल प्रवाह। सूत्र क्या होगा? विलायक के मोलों की संख्या अपॉन कुल मोलों की संख्या, यानी कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। कुल विलयन का जो कुल मोल अंश या मोल प्रवाह होता है उनका योग जो होगा वो 1 होगा, यानी XA प्लस XB बराबर क्या होगा? 1। सही, ये यानी इसके बराबर 1 भी रहता है, जहां n क्या है? विलय के मोलों की संख्या, कैपिटल N क्या है? विलायक के मोलों की संख्या। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपका, प्रसरण क्या है, विसरण क्या है, प्रसरण और विसरण में अंतर। कहने का मतलब यहाँ पर 3 क्वेश्चंस लिखे गए हैं, ठीक है। तो प्रसरण क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के कण कम सांद्रता से, यानी अर्धपारगम्य जो झिल्ली है उस झिल्ली के द्वारा जो विलायक के कण हैं, जो विलायक के कण हैं वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर, अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः माने अपने आप स्वयं प्रवाहित होते हैं, उसे परासरण कहते हैं। यानी स्वयं क्या हो? जो विलायक के कण हैं उस विलायक के कण कम सांद्रता वाले से अधिक सांद्रता वाले, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः क्या हो? प्रवाहित हो, तो उसे क्या कहेंगे? परासरण, ठीक है। एक बार दोबारा देखें, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के कणों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित होने की जो क्रिया है, इस क्रिया को ही परासरण कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखते हैं हम विसरण। विसरण क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें विलय और विलायक के अणु विलयन में जाकर, यानी किसी विलयन में जाकर उसके सभी भागों को, जो विलयन है उसके सभी भागों का सामरण बराबर कर देती है, विसरण कहलाती है। यानी कैसी प्रक्रिया है जिसमें विलय और विलायक उस विलयन में आप गए, जैसे ही वो गए, जाने के बाद उस विलयन के सभी भागों का जो सामरण है वो कैसा कर दे? बराबर कर दे, उसे क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं, ठीक है। विसरण समझ में आ गया है। अब बात करते हैं परासरण और विसरण में अंतर। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, किसमें? परासरण में, ठीक है। बहुत ही आसान है, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें केवल विलायक के कण प्रवाहित होते हैं, इसमें विलय और विलायक दोनों के कण प्रवाहित होते हैं, ठीक है। इसमें विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं, इसमें अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले सांद्रता की ओर विलय और विलायक के कण प्रवाहित होते हैं। इसमें क्या हुआ है? इसमें कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जो कण हैं विलायक के वो प्रवाहित होते हैं, लेकिन इसमें अधिक सांद्रता वाले से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर विलय और विलायक दोनों के कण प्रवाहित होते हैं, ठीक। यह केवल द्रव में संभव है, यानी परासरण की जो क्रिया है वो केवल द्रव में संभव है, ठीक है, बाकी किसी अवस्था में संभव नहीं है। लेकिन जो विसरण की क्रिया है यह ठोस में भी हो सकती है, गैस में भी हो सकती है, द्रव में भी हो सकती है। कहने का ये तीनों अवस्थाओं में संभव है। समझ में आया? तो आज आपके लिए क्वेश्चंस सबसे पहले झिल्ली के बारे में बताया गया, फिर परासरण क्या है, विसरण क्या है और परासरण और विसरण में अंतर। इन 3 क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे
बाकी हम जो अगले क्वेश्चंस हैं उन्हें अगली वीडियो में करेंगे। ऐसे ही आप हर दिन 2 से 3 क्वेश्चंस याद करते हुए चलें, ठीक है। तो आज के लिए बस यही क्वेश्चन, बाकी करते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चंस।